नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने बात चल रही थी हिंदी में। साहित्य में अपने आदिकाल पढ़ रहे थे। कौन सा काल पढ़ रहे थे? आदिकाल। आदिकाल के अंदर हमने साहित्यकारों को पढ़ा। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? आदिकाल। आदिकाल और आदिकाल में हमने पढ़े थे अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल इसके बारे में ये अपभ्रंश भाषा क्योंकि प्राकृतिक जो भाषा थी, प्राकृतिक भाषा की जो व्याकरणिक नियमों में थी और इनमें जो साहित्य लिखा गया, इनमें साहित्य लिखा गया। ठीक है, जो साहित्य था वो तो किस भाषा में था, पर जो व्याकरणिक भाषा थी वो नियम थे। बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा में दोनों में क्या आ गया? व्याकरणिक साहित्य। आप नियमों में क्या लिख सकते हो? साहित्य। व्याकरणिक जो साहित्य था वो और बोलचाल की भाषा थी, उसमें क्या आता गया? अंतर आता गया। क्या आता गया? अंतर आता गया। दोनों में क्या आता गया? अंतर आता गया। और अपभ्रंश का मैंने अर्थ बताया था, अगर आपको पता हो तो। अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप, इसके बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो। बिगड़ा हुआ रूप क्यों कहा गया? बिगड़ा हुआ रूप इसलिए कहा गया था क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में था, और बोलचाल की भाषा में जैसे उदाहरण भी दिया था, दोहा और दूहा। अब जैसे दोहा है, इसको क्या पढ़ने लगे थे? दूहा। ठीक है, इसका भी अपन उदाहरण लिया था। अगर आगे मैं बात करूं इसके बारे में, इधर जो साहित्य लिखा गया था आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको आगे जाकर गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का रूप बताया। क्या बताया? पुरानी हिंदी। इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, क्योंकि व्याकरण नियमों में थी, प्राकृतिक भाषा व्याकरण नियमों थी। व्याकरण नियमों के बोलचाल भाषा को आप नियमबद्ध नहीं पढ़ सकते थे, नियमबद्ध रूप नहीं पढ़ सकते थे, जिसके कारण क्या हुआ? ये चीजें क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती गई, क्योंकि हर एक इंसान व्याकरण नियमों के आधार पर नहीं चल सकता था। क्या नहीं चल सकता था? व्याकरण नियमों के आधार पर नहीं चल सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों में क्या होता गया? अपभ्रंश होता गया। आहिस्ता आहिस्ता वो रूप क्या होता गया? बिगड़ता गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि प्राकृतिक भाषा जो बोलचाल में थी, प्राकृतिक भाषा थी, बोलचाल की जो प्राकृतिक भाषा थी, उसकी बोलचाल की भाषा क्या बन गई थी? अपभ्रंश भाषा बन गई थी। कौन सी भाषा बन गई थी? अपभ्रंश भाषा बन गई थी। सबसे बड़ा कारण यही था कि जो प्राकृतिक भाषा के जो व्याकरण नियमों की जो जकड़ थी, वो इतनी अधिक थी कि उसको को प्रत्येक व्यक्ति उसे बोलने में, उनके अर्थ समझने में सक्षम नहीं था। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन शब्दों में को क्या होता गया? रूप बिगड़ता गया, और रूप बिगड़ता बिगड़ता किसका रूप ले लिया? अपभ्रंश। और अपभ्रंश होते होते एक दिन एक नई भाषा का निर्माण हुआ, जिसे अपने कौन सी भाषा का नाम दे दिया गया? अपभ्रंश भाषा। और आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या लिखने लगे? साहित्य भी लिखने लगे। ना उनमें कोई नियम थे ना कुछ। अपभ्रंश भाषा सिर्फ और सिर्फ क्या थी? एक बोलचाल की भाषा थी। किसकी भाषा थी? सिर्फ और सिर्फ एक बोलचाल की भाषा थी। अगर आगे बात बताऊं तो इसे देसी भाषा कहा गया। मैंने बताया था, इसे क्या नाम दिया गया था? देसी भाषा।
अगर आपको पता हो तो। देसी भाषा भी नाम दिया गया था। और आहिस्ता आहिस्ता इनमें क्या करने लगे, साहित्य भी लिखना लग गया। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने गाथा के रूप में बताया था, उदाहरण देके, गाथा का उदाहरण देके बताया था कि अगर आप गाथा शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो किसकी अनुभूति करवाता था वो, प्राकृतिक भाषा की। और अगर दोहा था, ठीक है, गाथा शब्द प्राकृतिक भाषा का था, इसी ये चीजें इसमें आ गई थी, अपभ्रंश भाषा में आ गई। ये चीजें मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका था, एक बार फिर मैंने डिटेल में बताने का प्रयास किया है। अपभ्रंश भाषा कहां से आई, क्या थी और कैसे इसके नियम। अब बात करते हैं आगे। मेन रूप से तो ये देसी भाषा है। अधिकतर विद्वानों ने क्या कहा है, देसी भाषा। क्या कहा है, देसी भाषा ही कहा है। अब बात करते हैं आगे, क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, आहिस्ता आहिस्ता आप याद करते रहोगे तो ये चीजें आपके क्या हो जाएंगी, स्थायी हो जाएंगी। क्योंकि साहित्य बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको साथ साथ में आप याद करते रहोगे तो आपको ये चीजें क्या हो जाएगी, स्थायी। अब अपने बात करते हैं ग्रीयसन हो जाएगी। ग्रीयसन, इन्होंने क्या कहा अपभ्रंश भाषा को, देसी भाषा नाम दिया था इन्होंने भी क्या नाम दिया, देसी भाषा। अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया था, देसी भाषा नाम दिया था। क्या नाम दिया, देसी भाषा नाम दिया था। अब यह पूछ लिया जाए कि ग्रीयसन ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा था, अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य को, अपभ्रंश जो भाषा थी उसको क्या नाम दिया, देसी भाषा नाम दिया था। अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया, देसी भाषा। किसने नाम दिया था, ग्रीयसन महोदय ने। ग्रीयसन महोदय ने अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया था, देसी भाषा नाम दिया था। इस चीज को ध्यान रखना, ग्रीयसन ने क्या कहा था, देसी भाषा। देसी भाषा होती है अपने बोलचाल की भाषा, अपने बोल चाल की भाषा। ये क्यों हुआ कि ये बोलचाल की भाषा थी। ये क्या थी कि अपने जो अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, तो वो जो भाषा थी उसे क्या कहा, देसी भाषा नाम दिया गया। और जो भाषा अपने बोल रहे थे उसे किस रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, देसी भाषा को अपभ्रंश भाषा के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसलिए लगभग विद्वानों साहित्यकारों ने अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा, देसी भाषा के नाम से पुकारा था। इसका मेन मकसद यह था क्योंकि व्याकरणिक नियमों में जकड़ नहीं थी। क्योंकि आज कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जैसे हिंदी है, अवधी है, पंजाबी है, ठीक है, ये अपने क्षेत्र विशेष की है। किसकी है, क्षेत्र विशेष। तो आप बचपन से ही क्या बचपन से ही इन भाषा को बोल रहे हो, ना तो आपका कोई व्याकरणिक नियम चल रहा है, व्याकरणिक नियम चल रहा है, ना तो इसमें कोई व्याकरणिक नियम है, कुछ भी नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये चीजें क्या हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। और जैसे ये भाषाएं हैं, इनमें जो साहित्य लिखा गया है उसको आप अपभ्रंश भाषा दे सकते हो। जैसे आप हिंदी में है, उदाहरण के लिए आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, हिंदी है, हिंदी के क्षेत्र में बहुत सी भाषाएं उपबोलियां हैं। क्या है, उपबोलियां हैं।
वो है तो हिंदी की, जैसे अवधि है, जैसे रामचरितमानस लिखा गया, रामचरित मानस लिखा गया, क्या लिखा गया, रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा, तो एक क्षेत्र विशेष की भाषा है और ये अपभ्रंश रूप में है, क्योंकि इसमें कहने का मतलब क्षेत्र विशेष में लिखा गया और यह बोलचाल की भाषा के रूप में थी। अवध अवध के अंदर अवधि भाषा क्या थी, बोलचाल के रूप में, बोलचाल के रूप में जो जितनी भी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हो गई, जो बोलचाल की भाषा के रूप में आगे आए, वही क्या है, देसी भाषा। देसी भाषा जो अपने क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, वो क्या थी, देसी भाषाएं। अब आगे बात करते हैं, आगे विद्वान क्या कहते हैं। अब देसी भाषा आपको समझ में आई, अब बात करते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं आगे, आगे विद्वान, तो ग्रियर्सन ने क्या कहा अपभ्रंश भाषा को, देसी भाषा। क्या नाम दिया, देसी भाषा। तो ग्रियर्सन ने क्या कहा था, देसी भाषा। अब मैं अगर आगे बात करूं, बोला शंकर व्यास, बोला शंकर व्यास, इनके बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करूंगा, बोला शंकर व्यास जी के बारे में। इन्होंने हिंदी के आरंभिक रूप को अवट कहा था। हिंदी का आरंभिक रूप क्या माना था इन्होंने, हिंदी का आरंभिक रूप, आरंभिक रूप क्या माना था, उन्होंने आरंभिक रूप को अवट माना था, अवट भाषा। यह भी अपभ्रंश की है, अपभ्रंश को ही कहा गया है अवट, अवट, अवट भाषा। तो इन्होंने अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया, अवट भाषा। हिंदी साहित्य का आरंभिक रूप किसे माना, अवट भाषा। और अवट भाषा किसका रूप था, यही अपभ्रंश भाषा थी। कौन सी भाषा, अपभ्रंश भाषा थी। कौन सी भाषा, अपभ्रंश भाषा। तो भोला शंकर तिवारी ने कहा कि हिंदी का जो प्रारंभिक रूप था वो किसके रूप में था, अवट भाषा के रूप में था, जिसे आप क्या कह सकते हो, अपभ्रंश भाषा का रूप कह सकते हो। तो अब बात समझ में, ग्रीसन ने क्या कहा, देसी भाषा नाम दिया इसे, अपभ्रंश भाषा को। भोला शंकर व्यास ने क्या कहा कि हिंदी का आरंभिक रूप अवट भाषा, आरंभिक रूप जो प्रारंभ किया गया कि हिंदी में जो प्रारंभ हुआ, तो हिंदी में जो आज हिंदी है उससे पहले कई चीजों से मिलकर बनी है। एक दिन में हिंदी भाषा का निर्माण नहीं हुआ है। और आप जैसे आप हिंदी की व्याकरण देखोगे, कहीं उर्दू के शब्द मिल जाएंगे, कहीं संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे, कहीं अरबी के मिल जाएंगे, कहीं फारसी के शब्द मिल जाएंगे। तो हिंदी शब्द, हिंदी में जितने भी शब्द है वो शुद्ध नहीं हिंदी है, बहुत से भाषाओं का मेल है उसमें। और वैसे हिंदी का रूप जन्मदाता किसे मानते हैं, सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। कि सभी भाषाओं की जननी अगर माना जाए तो कौन सी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी तो कौन है, संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत। क्योंकि लगभग जितनी भी भाषाएं हैं वो किससे निकली हैं, संस्कृत भाषा से निकली है। संस्कृत भाषा से उनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो अब बात समझ में आ गई होगी, ग्रियर्सन ने क्या कहा, देसी भाषा के रूप में, अपभ्रंश भाषा। भोला शंकर व्यास ने कहा कि हिंदी का जो आरंभिक रूप था, कहने का मतलब हिंदी की जब शुरुआत हुई उसके रूप में कौन सी भाषा हुई, अवट भाषा। और जिसे आप क्या कहते हो, अपभ्रंश भाषा। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा, संस्कृत भाषा को। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब अगर मैं आगे बात करूं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
इनके बारे में बात करूंगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करूंगा। इन्होंने कहा था गाथा, और यही बात किसने कही थी? पहले ये गाथा, गाथा शब्द, गाथा की अगर मैं बात करूं तो गाथा शब्द है वो व्याकरणिक है। क्या है? व्याकरणिक। और व्याकरणिक रूप में क्या था? प्राकृतिक भाषा। किसका रूप थी? प्राकृतिक भाषा का रूप थी। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, दोहा, दोहा, और उसको क्या कहने लगे थे? दूहा, ये शब्द कहने लगे थे। देखो ये तो व्याकरणिक नियम है, ये कैसा है? व्याकरणिक नियम। पर आगे चलकर ये किसमें आ गया? अपभ्रंश में। और अपभ्रंश क्या है? बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ। क्या होगा? गिरा हुआ। बात समझ में आई? ये बात कौन कहना चाहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं। जैसे गाथा है, दोहा शब्द है, ये क्या थे? ये चीजें व्याकरणिक नियमों में थी, पर आगे चलकर ये क्या हो गया? इनका रूप क्या हो गया? बिगड़ता चला गया। क्या हो गया? रूप क्या हो गया? बिगड़ता हुआ चला गया। अब बात करते हैं आगे। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा इसके बारे में? गाथा, गाथा, गाथा शब्द, गाथा को प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा, गाथा को प्राकृतिक भाषा तथा दोहा, दोहे या दूहा, दोहे अपभ्रंश, दोहे अपभ्रंश, अपभ्रंश के छंद हैं। क्या बताए? छंद है ये दोहा और गाथा। गाथा किसका छंद है? प्राकृतिक भाषा का। और दोहे अपभ्रंश भाषा का। क्या है? ये छंद के रूप में है। गाथा किसके रूप में है? प्राकृतिक भाषा का क्या है? एक छंद है। और दोहा अपभ्रंश भाषा का क्या है? एक छंद के रूप में है। गाथा, गाथा किसका हुआ? प्राकृतिक रूप का, प्राकृतिक भाषा का क्या हुआ? छंद। और दोहे किसके हुए? अपभ्रंश भाषा का। क्या हुआ? छंद हुआ। क्या हुआ? छंद हुआ। तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गाथा को प्राकृतिक भाषा का, और दोहा, जो दोहा है वो क्या है? अपभ्रंश का छंद है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही थी। अब बात करते हैं आगे। अब देखो गाथा प्राकृतिक भाषा का छंद और दोहा या दोहे ये अपभ्रंश भाषा का छंद। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसके रूप में? छंद के रूप में। और छंद, छंद के रूप में किसने कहा? यह पूछ लिया जाए। गाथा को प्राकृतिक भाषा में और दोहे को अपभ्रंश भाषा का छंद किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी का आरंभिक रूप के रूप में हिंदी को किसने माना? भोला शंकर तिवारी ने। और देसी भाषा किसने कहा? किसने कहा? ग्रियर्सन महोदय ने कहा। अब बात आपको क्लियर हो गई हो। अब लिखते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। अब अगर मैं बात करूं इसी के बारे में कि हजारी प्रसाद कहते हैं कि प्राकृतिक भाषा, भाषा का अपना छंद, अपना छंद है गाथा। प्राकृतिक भाषा का, प्राकृतिक भाषा का अपना छंद है। प्राकृतिक भाषा का अपना छंद है। कौन सा? गाथा। ये अपना
और देखो अपभ्रंश, 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 अपभ्रंश भाषा का अपना छंद, अपना छंद कौन सा होगा बताओ? दूहा या दूहा? ये क्या था? ये प्राकृतिक बात। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कही? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कही बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखो, ग्रियर्सन ने किस रूप में कहा? देसी भाषा के रूप में। भोला शंकर तिवारी ने हिंदी का अपभ्रंश रूप में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा का प्राकृतिक तथा दोहे को अपभ्रंश का छंद कहा। प्राकृतिक भाषा का अपना छंद कौन सा माना? गाथा। और अपभ्रंश भाषा का दोहा या दोहा छंद माना। किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं। अपनी अब बात करते हैं कवि बुहाल। ये भी कवि हैं, इन्होंने भी कुछ कहा है। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य। किसके बारे में? अपभ्रंश साहित्य। कवि बुहाल, भूवाल, भू वा और ल, बुआल। कवि बुआल के बारे में कौन सी शताब्दी में हुई? ये 10वीं शताब्दी की बात है। ये कौन सी शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं? 10वीं शताब्दी की। कवि बुहाल कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। कि हिंदी का प्रथम कवि, ये हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि अपभ्रंश भाषा में, हिंदी का प्रथम कवि जिन्होंने दोहा चौपाई में, दोहा चौपाई में, किसमें? दोहा चौपाई में भगवत गीता का अनुवाद किया। दोहा चौपाई में भगवत 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 गीता का अनुवाद किया। दोहा चौपाई में भगवत गीता का क्या किया? अनुवाद किया। कि बुआल प्रथम कवि थे जिन्होंने दोहा चौपाई में भगवत गीता का अनुवाद किया। तो ये अपभ्रंश भाषा के कौन से हो गए? पहले कवि माने जाते हैं। क्यों? कि भगवत गीता का अनुवाद दोहा, और दोहा छंद किसका था? अपभ्रंश भाषा का। तो देखो, कवि बुआल कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। हिंदी के प्रथम कवि थे जिन्हें दोहा चौपाई में क्या लिखा? भगवत गीता का क्या किया था? अनुवाद किया था। कौन से कवि थे? कवि बुआल। ये बात ध्यान रखना है कि दोहा चौपाई में भगवत गीता का अनुवाद करने वाले प्रथम कवि कौन थे? कवि बुहाल। या अपभ्रंश भाषा में भगवत गीता का अनुवाद करने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो किसका नाम आएगा? कवि बुहाल का नाम आएगा। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं, इसमें अगर मैं आगे बात करूं, इसी प्रकार अगर मैं आगे बात 10वीं से 14वीं शताब्दी, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे आदिकाल, जिसे
आदिकाल, जिसे आदिकाल कहते हैं। क्या नाम दिया? आदिकाल। कौन सी? 10वीं से 14वीं जो शताब्दी थी वो किसका? आदिकाल का। क्या नाम दिया? आदिकाल। और भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश को बढ़ावा मिला, और अपभ्रंश और 10वीं से जो 14वीं शताब्दी थी वो कौन सी शताब्दी थी? आदिकाल की थी। और भाषा की दृष्टि से, अगर भाषा की दृष्टि से बात करूं, भाषा की दृष्टि से, भाषा की अगर बात करूं, भाषा की दृष्टि से, तो अपभ्रंश को बढ़ावा मिला था इसमें। किस भाषा को बढ़ावा मिला था आदिकाल में? अपभ्रंश भाषा को बढ़ावा मिला। क्या मिला? बढ़ावा मिला। और ये पूरी की पूरी बात कहता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन ये बात कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल आदिकाल कहा गया, और उस समय भाषा की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किस भाषा को बढ़ावा मिला था? अपभ्रंश भाषा को। कहने का मतलब यह है कि आदिकाल जो था, आदिकाल आदिकाल जो था, आदिकाल में अगर किसी भाषा को अगर सबसे अधिक बढ़ावा मिला तो वो कौन सी भाषा को मिला? अपभ्रंश भाषा को। क्योंकि मैंने जब राष्ट्र साहित्य कराए थे तो उसमें कुछ अपभ्रंश साहित्य भी करवाए थे, जो कि कौन से साहित्य है? अपभ्रंश साहित्य लिखा गया था। इनके बारे में भी अपने क्या की थी? चर्चा की थी। तो कहने का मतलब यह प्रश्न आ सकता है कि आदिकाल में किस भाषा को सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया था? तो कौन सी भाषा थी बताओ? वो थी अपभ्रंश भाषा। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 10वीं से 14वीं जो शताब्दी है वो किसे हिंदी का आदिकाल के रूप में रखा गया। और अगर उस समय में अगर भाषा की दृष्टि से अगर अपने देखें तो वो कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश भाषा। और किसी भाषा को इतनी बढ़ावा नहीं मिला जितना किस भाषा को बढ़ावा मिला था? अपभ्रंश भाषा को बढ़ावा मिला था। अब यह बात याद रह जाएगी कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल था वो हिंदी का आदिकाल था। और भाषा की दृष्टि से कि अगर बढ़ावा मिला तो वो कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश भाषा थी। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। इंपोर्टेंट इसका राइटर है, साहित्यकार है कि ये बात कही किसने थी? किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। अब बात करते हैं आगे। अब अगर मैं इसी में आगे बात करूं, इसी में आगे मैं बात करता हूं, अगर मैं आगे ही चर्चा करूं, आगे अगर मैं चर्चा करूं तो अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन से थे? अब अपभ्रंश के प्रमुख कवि, प्रमुख कवि किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? अपभ्रंश के प्रमुख कवि के रूप में बात कर रहा हूं कि हरिसेन ने अपनी पुस्तक, हम पहले किसकी बात करेंगे? हरिसेन। मैं किसकी बात करूंगा सबसे पहले? हरिसेन। हरिसेन की पुस्तक थी धम्म परीक्षा, धम्म परीक्षा, परीक्षा, धर्म परीक्षा, परीक्षा। पुस्तक का क्या नाम था? धर्म परीक्षा। हरिसेन की एक पुस्तक थी, एक ग्रंथ था जिसका नाम था धम्म परीक्षा। इसमें इन्होंने अपभ्रंश के 3 प्रमुख कवि माने थे। इसमें कितने कवि प्रमुख माने हरिसेन ने? 3 प्रमुख कवि माने थे। 3 प्रमुख कवि। देखो हरिसेन की बुक ग्रंथ कौन सा था? धम्म परीक्षा। आप यहां ग्रंथ लिख सकते हो। इसमें 3 प्रमुख कवि माने गए। पहले का नाम अगर मैं बात करूं तो चतुर्मुख
मुख, चतुर्मुख। दूसरा था स्वयंभू, जिनके बारे में अपने बात कर भी चुके हैं, राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम माना था। तीसरा मानते हैं पुष्यदत्त को। किसे? पुष्यदत्त को। इन्होंने 3 प्रमुख कवि माने थे अपभ्रंश के। यह प्रश्न भी आने की अमायत रखता है कि हरिसेन ने धम्मपरिखा ग्रंथ में अपभ्रंश के प्रमुख 3 कवि किन्हें माना था बताओ? पहला चतुर्मुख को, दूसरा स्वयंभू, तीसरा पुष्यदत्त। तो हरिसेन की पुस्तक का क्या नाम था बताओ? धम्मपरिखा। ये क्या था? ग्रंथ। प्रमुख कवि कौन से माने? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदत्त प्रमुख कवि मानते हैं। किसके? अपभ्रंश के। अपभ्रंश कवि थे ये। कौन से कवि थे ये? अपभ्रंश के प्रमुख कवि थे। तो देखो हरिसेन की पुस्तक का क्या नाम था? धम्मपरिखा। 3 प्रमुख कवि कौन से माने? अपभ्रंश कवि, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदत्त। इन्हें क्या माना? प्रमुख कवि के रूप में माना। किसके रूप में माना? प्रमुख कवि के रूप में माना। अब अगर आगे बात करें इसी के बारे में, मैं आगे बात, स्वयंभू, स्वयंभू है। स्वयंभू ने मुख, तो मुख को, स्वयंभू ने सुमुख को पद इंडिया बंद, पद कौन सा? पद्य इंडिया, पदंडिया, कौन सा? पदंडिया बंद, पदंडिया, पदंडिया बंद का प्रवर्तक माना। प्रवर्तक, प्रवर्तक माना। माना कि स्वयंभू ने तुमको पदंडिया बंद का प्रवर्तक माना था। तो पदंडिया जो बंद का कहने का मतलब ये पद्धतियां, पद लिखे जाते थे। पद्धतियां बंद का मतलब होता है पद, जो पद लिखे जाते थे उनमें जो बंद, कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ पद। पद किसने लिखे थे? शत्रुमुख ने लिखे थे सर्वश्रेष्ठ पद। और सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना था। किसके रूप में माना? पदबंदिया बंद में। कि पद लिखने में पदों का जो क्रम होता है उसका जो प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि माना था। सर्वश्रेष्ठ कवि कहने का मतलब पदबंद रूप में, पदबंद कि किसी भाषा को पद के रूप में लिखने का सर्वश्रेष्ठ रूप अगर किसी के ग्रंथ में मिलता है तो किसके ग्रंथ में मिलता है? प्रमुख ग्रंथ में मिलता है। यह बात किसने कही? स्वयंभू ने। कि पदबंद का जो सर्वश्रेष्ठ रूप मिलता है काव्य में, स्वयंभू कहते हैं कि पदों का जो क्रमबद्ध रूप जो मिलता है वो भी सर्वश्रेष्ठ, वो किसके काव्य मिलता है? प्रमुख काव्य में मिलता है। ये बात किसने कही थी? स्वयंभू ने कही थी। किसने कही थी? स्वयंभू ने। तो एक बार देखो, अपभ्रंश के प्रमुख कवि में सबसे पहले हरिसेन। हरिसेन के कौन सा ग्रंथ? धम्मपरिखा। उसके अंदर कितने कवियों को स्थान दिया? 3। किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। पहला चतुर्मुख, दूसरा स्वयंभू, तीसरा पुष्यदत्त। स्वयंभू ने कहा चतुर्मुख के जो पद्धतियां, जो पदबंध है वो सर्वश्रेष्ठ थे अपभ्रंश साहित्य के अंदर। अपभ्रंश साहित्य के अंदर सबसे अधिक पदबंध और सर्वश्रेष्ठ जो रूप था वो किसके काव्य का था? मुख का था। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यह बात पूछी कि चतुर्मुख पद्धतियां बंद का प्रवर्तक माना और श्रेष्ठ कवि के रूप में किसने कहा? तो किसने कहा था? स्वयंभू ने कहा था। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। पदबंदिया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि किसने माना? स्वयंभू ने। हरिसेन का कौन सा था? धम्मपरिखा।
इनका आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं आगे बात करूं पुष्य दंत, पुष्य दंत के बारे में, अगर इसके बारे में बात करूं, मानखेट के पुष्य दंत क्या कहते हैं, मानखेट, इनके बारे में बात करूं, मानखेट, 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 मन्यखेट है, सॉरी, मन्यखेट, कौन से, मन्यखेट के प्रतापी राजा, प्रतापी राजा, कहां के, मानखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य में, कर्ण, कर्ण के, किसके, कर्ण के महात्म्य, 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 कौन से, महामत्य, क्या है, महामत्य, महामत्य भीम के सभा कवि थे ये, के सभा कवि थे ये, सभा कवि थे, कि पुष्यदंत मानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के क्या थे, सभा कवि थे। अब ये पूछा जा सकता है कि पुष्यदंत कौन थे, तो भीम के सभापति थे और भीम मानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के क्या थे, ये सभा कवि थे, कौन, पुष्यदंत। इस चीज को आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात समझ में आई। बात अपने करते हैं मानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के सभा कवि थे, कौन थे, पुष्यदंत। अब बात करते हैं प्रथम कवि स्वयंभू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्वयंभू के। स्वयंभू कु कवि कहे जाते हैं, क्या है, स्वयंभू को कु कवि कहा जाता है, कु कवि, कु कवि कहा जाता है, कु कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कु कवि कहा जाता है। एक तो ये समय, अगर बात करूं समय की, किसकी बात करूं, समय, तो 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, और क्लियर अगर बात करें तो 783 ईस्वी आसपास ये माना जाता है समय। बात समझे, प्रथम कवि किसने माना था, प्रथम कवि, प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, प्रथम कवि किसने माना था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें पहला प्रथम कवि माना था, प्रथम कवि माना था। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है इसे, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, वाल्मीकि, क्या कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं इनकी उपाधियों को, पहले इसको देख लो कि पुष्यदंत कौन थे, कि मानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के क्या थे, सभा कवि थे। तो महात्म्य भीम के सभा कवि कौन थे, पुष्यदंत,
और ये महात्म्य भीम के क्या थे? मान खरीद के प्रतापी राजा, कर्ण के महात्म्य भीम के क्या थे? ये सभा कवि थे। अब स्वयंभू, स्वयंभू को कौन सी क्या कहा जाता है? कुकवि कहा जाता है। समय इनका था 8वीं शताब्दी या 783 ईस्वी के आसपास का समय माना जाता है। प्रथम कवि किसने माना था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अपभ्रंश का कवि किसने कहा? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने, कौन सा कवि है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगर अपभ्रंश के वाल्मीकि की मैं बात करूं तो कौन से कवि हैं? स्वयंभू माने जाते हैं। कौन से कवि स्वयंभू माने जाते हैं? अब बात करते हैं स्वयंभू के बारे में आगे। अब बात करते हैं इनकी उपाधियों की। किसके बारे में बात करूंगा मैं? उपाधियों के बारे में बात करेंगे अपने। उपाधियां किसके बारे में बात करूंगा? उपाधियों के बारे में। कविराज चक्रवर्ती, कौन कौन सी भैया देखो? कविराज चक्रवर्ती, तो ये उपाधि थी स्वयंभू की, कविराज चक्रवर्ती। छंदस चूड़ामणि, छंदस छंदस चूड़ामणि, चूड़ामणि, छंदस चूड़ामणि। ये उपाधियां किसकी थी? कविराज चक्रवर्ती और छंदस चूड़ामणि। ये उपाधियां किसकी थी? स्वयंभू की उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी? स्वयंभू की उपाधियां थी। जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं ये। जैन परंपरा के प्रथम कवि, प्रथम कवि कि जैन परंपरा के प्रथम कवि किसे कहा? स्वयंभू को कहा गया। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे कहा गया? स्वयंभू को कहा गया। किसे कहा गया? स्वयंभू को कहा गया था। तो देखो स्वयंभू की उपाधियां कौन सी थी? कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि। ये दोनों उपाधियां किसकी थी? स्वयंभू की। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे कहा गया? स्वयंभू को कहा गया। तो उपाधियां कौन सी थी? कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे बताया गया? तो कौन से कवि थे? स्वयंभू कवि थे। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। बात किसकी करेंगे? इनकी रचनाओं की। किसके बारे में बात करेंगे? रचनाओं के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात होगी? रचनाओं के बारे में। रचनाएं, अब देखते हैं इसकी रचनाएं कौन कौन सी थी। पहली रचना है प्रेम सरयू। कौन सी? प्रेम सरयू। प्रेम सरयू पहली रचना कौन थी? दूसरी रचना है रिठमल सरयू। रिठमल, रिठ रिठमल सरयू। रिठमल मणि, रिठमणि, रिठमणि सरयू, मणि सरयू, रिठमणि सरयू। ये रचना थी। दूसरी रचना कौन सी थी? रिठमणि सरयू। और तीसरी थी रिठमणि सरयू और तीसरी रचना थी स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद थी, रिठमणि सरयू। तो रचनाएं कौन सी थी? देखो, परम प्रेम सरयू, रिठमण सरयू और स्वयंभू छंदस, छंद या छंदस। ये लिख, तो स्वयंभू की रचना स्वयं चरयू, विक्रमणि चरयू और स्वयंभू छंदस। ये रचनाएं किसकी थी? स्वयंभू की रचनाएं थी। तो आज अपने ने क्या पढ़ा? ग्रियर्सन ने अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया था?
देशी भाषा कहा था। भोला शंकर तिवारी ने कहा था कि हिंदी के आरंभिक रूप में अवट कहा गया था। हिंदी का जो आरंभिक रूप था उसे क्या कहा था? अवट के रूप में कहा था। आगे अगर मैं बात करूं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गाथा को प्राकृतिक तथा दोहे को अपभ्रंश का छंद कहा था। गाथा को तो प्राकृतिक छंद के रूप में कह दिया और दोहे को अपभ्रंश के रूप में। दोहा या दुहा अपभ्रंश का छंद था और प्राकृतिक का छंद था गाथा। 10वीं शताब्दी का जो प्रथम कवि थे बुहाल, उन्होंने दोहा चपाई छंद में भगवत गीता का क्या किया था? अनुवाद किया था। अपभ्रंश भाषा के कवि थे ये भी बुहाल, जिन्होंने दोहा चपाई छंद में क्या किया था? भगवत गीता क्या किया था? अनुवाद किया था। इसी प्रकार 10वीं और 14वीं शताब्दी का जो काल था वो था अपभ्रंश काल। 10वीं 14वीं शताब्दी का जो काल था वो आदिकाल के रूप में था और उसकी भाषा कौन सी बनी? वो थी अपभ्रंश। को बढ़ावा मिला था सबसे ज्यादा, ये बात किसने कही? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। अपभ्रंश के प्रमुख कवियों की अगर बात करूं तो हरिसेन का प्रमुख ग्रंथ था धम्म परीक्षा और उसमें 3 प्रमुख कवि माने अपभ्रंश के, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख की पद्धतीय बंध को, पद्धतीय जो पद लिखे जाते हैं उनका जो प्रवर्तक है इसे माना था चतुर्मुख को और ये श्रेष्ठ कवि माने। पुष्यदंत मानखेट के प्रतापी राजा कर्ण के मातम्य भीम के क्या थे? सभा कवि थे ये। अब बात करते हैं स्वयंभू के पहले कवि के बारे में। स्वयंभू को कुकवि कहा जाता है। 8वीं शताब्दी या 783 के आसपास का समय माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कवि माना। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उपाधियां इनकी थी कविराज चक्रवर्ती और छंदस चूड़ामणि और जैन परंपरा का ये प्रथम कवि माने जाते थे। इनकी 3 रचनाएं थी, स्वयंचरयु, रिठमन चरयु और शंभु छंदस। ये था शंभु के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।